मैंने ये काम नाम और शोहरत के लिए शुरू नहीं किया था। जब पैरानॉर्मल की पढ़ाई शुरू की थी, तब सोचा भी नहीं था कि एक दिन मेरा इतना बड़ा नाम बन जाएगा। लंबी दहर की खाने या लंबी दहर माइंस मसूरी के बाहरी इलाकों में 1970 के आसपास खोली गई थी। कहा जाता है कि मसूरी के लोगों ने इस मौके का काफी उम्मीद से स्वागत किया था, क्योंकि कई मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कई जिंदगियां आबाद हो जाएंगी। लेकिन सारे सपनों ने एक भयानक मोड़ लिया। 1990 तक करीब 50,000 से ज्यादा मजदूरों ने चूने की खदानों में अपनी जान गंवा दी थी। कहा जाता है कि वहां सेफ्टी रेगुलेशंस का कोई इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और काम करने वाले बेबस मजदूर दिन प्रतिदिन बीमार होते जा रहे थे। यही नहीं, उनके मालिक उन्हें गुलामों की तरह रखते थे। गौरव अपनी टीम के साथ कई बार लंबी दहर जा चुके थे। हाँ, ये बात और है कि वो अक्सर दिन में ही जाया करते थे। लोकल्स ने बताया कि अक्सर खदानों के आसपास एक्सीडेंट्स और अद्भुत घटनाएं होती थी, जैसे कि ट्रक का अचानक रोड से उतर जाना, किसी अजीब बूढ़े आदमी का लिफ्ट मांगना और फिर अचानक गायब हो जाना। यहां तक कि एक हेलीकॉप्टर का उस एरिया में क्रैश होने का किस्सा भी मशहूर था। आईपीएस यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम के लिए सबसे यादगार ट्रिप वो रहा जब गौरव अपने दोस्त कम टीम मेंबर राज और जी न्यूज की टीम के साथ लंबी दहर को एक्सप्लोर करने गए थे। इस एक्सप्लोरेशन पे उनके साथ उनका साथी रजत भी था। अब एक तरफ गौरव जी न्यूज अपनी टीम के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राज, जो कि काफी डेडिकेटेड और क्यूरियस इन्वेस्टिगेटर थे, वो माइंस के अनएक्सप्लोर्ड हिस्सों में अपना इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और कैमरा लेकर घूम रहे थे। वो चाहते थे कि उन्हें कुछ नया और पुख्ता सबूत मिल सके। और तभी अचानक उन्होंने महसूस किया कि एक हिस्से में काफी ठंड है और ईएमएफ स्पाइक करने लगा। उन्हें वहां एक आदमी के कराहने और मदद के लिए पुकारने की आवाज भी सुनाई दी। राज ने बिना हिम्मत गवाए कॉन्फिडेंस से पुकारा, कौन है वहां, हम तुम्हारी मदद ही करना चाहते हैं। तभी अचानक ठंड बढ़ने लगी और रोने की आवाज तेज हो गई। राज ने कई सारी तस्वीरें खींची और रीडिंग्स को नोट किया। तब तक गौरव भी रिपोर्टर्स के साथ उस इलाके में पहुंच चुके थे। अब गौरव कहते हैं राज ने उन्हें बताया कि यह जगह वाकई बहुत डरावनी है। बाद में टीम ने देखा कि सीसीटीवी कैमरा में धुंध जैसी एक शक्ल कैद हो गई थी। मोशन सेंसर्स ने भी किसी की मौजूदगी का एविडेंस कलेक्ट किया था। अब ये सब बातें डिस्कस हो ही रही थी कि अचानक से वहां ढेर सारी आवाजें आने लग गई। जी हाँ, ये आवाजें कदमों के चलने की थी, लोगों के चीखने चिल्लाने की थी और इससे डर के एक रिपोर्टर यहाँ से जाने की बात करने लगी। लेकिन गौरव ने उन्हें आश्वासन देते हुए आवाज लगाया कि कौन है वहां। अब तक सारे ईएमएफ मीटर्स एक साथ आवाज करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डिटेक्ट करने लगे थे, जो कि अननोन एनर्जीज ही पैदा करती हैं। यही नहीं, वहां मौजूद सारे डिवाइसेस की बैटरी अचानक खत्म हो गई। पैरानॉर्मल रिसर्चर्स की माने तो ये प्रेत आत्माएं वातावरण में मौजूद हीट और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके खुद को साबित करती हैं। कई बार इस एनर्जी एक्सचेंज के कारण ये शक्तियां वातावरण में तापमान को मैनिपुलेट भी कर सकती हैं, जैसे कहीं बहुत गर्म हो जाना और मोस्ट ऑफ द केसेस में किसी जगह का बहुत ठंडा हो जाना। उस दिन लंबी दहर की खदानों में आईपीएस की टीम ने यही महसूस किया था। कई आवाजें एक साथ कौंधने लगी थी और ऐसे में गौरव कहते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ समझ सकते हैं दोस्त, क्या तुम्हें हमारी मदद चाहिए। ये सुनकर अचानक ही आवाजें शांत हो गई और कुछ देर बाद गौरव ने कहा कि वो जा चुके हैं। इस पॉइंट पे सबको लगता है कि एवरीथिंग वाज नॉर्मल, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अभी तक भी अद्भुत गतिविधियों का किस्सा खत्म नहीं हुआ था। टीम को अचानक किसी के तेज कदमों की आवाज आती है और उन्हें अपने सामने रजत दिखता है, जो कि टॉर्च लेकर उनके करीब आया। रजत का कहना था कि वो रास्ता भटक गया था एंड फाइनली वो टीम तक पहुंच पाया। लेकिन अगर ये रजत था तो इतने समय से उनके साथ खड़ा लड़का कौन था? घबराते हुए सबने पीछे देखा और वो प्रेत आत्मा, जो कि रजत का रूप लेकर उनके साथ खड़ी थी, वो अचानक गायब हो गई। Now this was scary और इस पूरे घटना के बाद गौरव ने रिपोर्टर्स को समझाया कि आत्माएं हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहती, बस अपने होने का एहसास कराना चाहती हैं। यहाँ माइंस में भी यही हुआ था। They just came here to prove that they exist.
भावेश त्यागी नाम का एक बूढ़ा सिक्योरिटी गार्ड अपनी जवानी के दिनों से ही ईस्ट न्यू दिल्ली के काकरदुमा कोर्ट में काम कर रहा था। अपने शुरुआती दिनों में त्यागी काफी खुश मिजाज और बहादुर आदमी रहा था। उसने अपनी जात से बाहर की लड़की से शादी की थी और अपने परिवार वालों से अलग दिल्ली में अपने दम पर अपनी दुनिया बसाई थी। पहले कुछ इधर उधर का काम करके गुजारा करने के बाद उसने 1993 में काकरदुमा कोर्ट में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी ले ली। अब क्योंकि त्यागी अक्सर नाइट शिफ्ट में काम किया करता था तो उसे काकरदुमा की आत्माओं से काफी जान पहचान थी। कोर्ट में आए दिन कुछ न कुछ हादसा होते रहता था और 2014 में जब इन्हीं असाधारण घटनाओं की एक वीडियो वायरल हुई तब सभी देखने वालों को समझ आ गया कि काकरदुमा में कुछ तो अजीब जरूर है। इस वीडियो में ऑफिस और लाइब्रेरी की फुटेज थी जिसमें हम एक सफेद आकृति को दीवार से निकलते देखते हैं। यह वीडियो सुबह के 3-4 बजे का रहा होगा। आकृति के निकलते ही कंप्यूटर्स अपने आप चालू हो जाते हैं, फिर बार बार ऑन ऑफ होने लगते हैं। यही नहीं, ड्रॉर्स भी खुलने बंद होने लगते हैं और कई फाइलें हवा में तैरती हुई नीचे गिरती दिखाई देती हैं। जिन दिनों ये वीडियो रिलीज हुआ उन्हीं में से एक रात त्यागी रोज की तरह आंगन का चक्कर लगा रहा था जब उसने देखा कि एक कमरे की लाइट ऑन है। उसने सोचा कि शायद कोई कर्मचारी लाइट बंद करना भूल गया होगा, इसलिए वो कमरे की तरफ बढ़ा। शीशे के दरवाजे से उसे एक आदमी कुर्सी पे बैठा काम करता दिखाई देता है और अब तक रात के 11 बज गए थे तो इतनी देर रात कौन काम कर रहा होगा। ये सोचते हुए त्यागी ने दरवाजा खोला ही था कि उसके सामने एक तेज हवा का झोंका आया और वो आदमी गायब हो चुका था। इस घटना के बाद त्यागी काफी डर गया। अब त्यागी के अलावा यहाँ के कर्मचारी रमन शर्मा ने एक रात कमरे में लगे ताले को हवा में जोर जोर से पटकते हुए देखा था। हैरानी की बात यह थी कि उस दिन ना तो कोई तेज हवा चल रही थी, ना ही उस भारी ताले को कोई हिला रहा था। ऐसी कई घटनाओं के बाद जब वो वीडियो वायरल हुआ तब इन्हीं में से किसी काम करने वाले ने IPS यानी कि इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी से कांटेक्ट किया। तो IPS के नोटिस में ये केस आते ही गौरव ने प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन का भार राज को दिया। राज एक माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड इंजीनियर होने के साथ साथ गौरव सर के बहुत अच्छे मित्र थे और IPS के खास मेंबर थे। उन्होंने सारे कंप्यूटर्स को मेंटेनेंस के लिए भेज दिया क्योंकि उनमें कुछ माल फंक्शनिंग इश्यूज आ रहे थे। EMF मीटर्स ने शाम के वक्त ज्यादा स्पाइक दिखाई थी, इसलिए टीम ने रात को काकरदुमा में ही रुकने का विचार किया। उनके साथ देखरेख के लिए त्यागी को वहां रुकना पड़ा। त्यागी का कहना था कि वो एक बूढ़ा इंसान है तो उसका यहाँ क्या ही काम होगा, लेकिन वहां कोर्ट के विश्वासी कर्मचारी का होना जरूरी था। तो अब तक के इन्वेस्टिगेशन से ये साबित हो चुका था कि मेजर हॉटस्पॉट्स थे मेन लाइब्रेरी, एक कॉरिडोर, ऑफिस एरिया और एक साइबर लाइब्रेरी जहां की वीडियो वायरल हुई थी। अब क्योंकि अभी रात बाकी थी इसलिए त्यागी टीम मेंबर्स के लिए चाय नाश्ता वगैरह लेकर आया। माहौल हल्का रखने के लिए राज ने बातचीत छेड़ी। राज कहते हैं कि त्यागी जी, आप यहाँ 1993 से काम कर रहे हैं ना, कोई असाधारण घटना हुई थी? त्यागी ने सर हिलाते हुए कहा कि जहां तक मैं जानता हूं साहब, कुछ लोगों ने आत्महत्या की थी। पक्का कारण तो नहीं मालूम, पर वो किसी हाई प्रोफाइल केस के वकील थे और कोर्ट में इनका दांव उल्टा पड़ गया और वो बुरी तरह केस हार गए थे, तो शायद वही वजह हो सकती है। एनीवेज, कुछ देर बाद टीम ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सबसे पहले उन्होंने मेन लाइब्रेरी की जांच की। सारे इक्विपमेंट्स और कैमरा सेट कर दिए गए थे, लेकिन कोई खास हलचल महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन फिर ठीक 11 बजे अचानक EMF में रीडिंग बढ़ने लगी और तभी त्यागी वहां उनकी मदद करने आ गया और वो पूछने लगा कि टीम को अब तक कुछ मिला या नहीं, जिसपे गौरव ने जवाब दिया कि अभी तो बस शुरुआत ही हुई है मेरे दोस्त। टीम कॉरिडोर की तरफ बढ़ने लगी और ऐसे में त्यागी उन्हें एक दिन की घटना बताता है। किसी बड़े साहब ने उसे चाय लाने को कहा था और जब वो इस कॉरिडोर से गुजर रहा था तब उसे एक आदमी दिखा जो कुछ घबराया हुआ सा लग रहा था। उस आदमी ने त्यागी से किसी लालवनी साहब के ऑफिस का पता मांगा। त्यागी ने कहा कि यहाँ कोई लालवनी नाम का इंसान काम नहीं करता, जिसके जवाब में वो आदमी कहने लग गया कि क्या बात कर रहे हैं, मेरी मीटिंग है आज लालवानी जी के साथ, क्या वो मुझसे मिलना नहीं चाहते? सच बताइएगा, क्या उन्होंने अपना मन बदल लिया है? इतना कहकर वो आदमी रोने लगा। त्यागी एक भला आदमी था और उसका दिल पसीज गया, इसलिए वो उस इंसान से पूछने लगा कि क्या उसे किसी तरह की तकलीफ है। ये सुनकर वो आदमी कहने लगा कि देखिए ना, लालवानी जी ही मुझे और मेरे परिवार को दिवाला होने से बचा सकते हैं। हम सड़क पे आ जाएंगे, बस एक बार मिलने के लिए मना लीजिए साहब। ये कहकर वो आदमी और चीख चीख कर रोने लगा। इस पॉइंट पे त्यागी ने फिर से दोहराया कि यहाँ कोई लालवानी जी काम करते ही नहीं है, आपने शायद गलत डेट ले लिया होगा। और ये सुनकर वो आदमी कहता है, नहीं बिल्कुल नहीं, ये देखिए मैंने डेट नोट करके रखा है। ये कहकर वो आदमी त्यागी को अपना नोटबुक दिखाता है जिसपे सूखे पुराने इंक में लिखा था 17 दिसंबर 1996।
ये देखते ही त्यागी के रोंगटे खड़े हो गए और वो कांपते हुए कहता है कि ये कैसा भद्दा मजाक है, लेकिन अब तक वो आदमी गायब हो चुका था। ये कहानी सुनने के बाद त्यागी ने राज से कहा कि उसके लिए ये बहुत डरावना अनुभव था और वो ये सब देखते देखते थक गया है। तो इसके बाद राज ने ईवीएफ मीटर को ऑन कर दिया, लेकिन वीडियो कैमरा ज्यादा काम नहीं कर रहे थे। शायद एनर्जी एक्सचेंज के कारण उनमें खराबी आ गई थी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी जब ज्यादा कुछ हाथ नहीं लगा, तब गौरव कहते हैं कि लगता है आज आत्माएं हमसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहती, हमें इंतजार करना होगा। अब तक की रिपोर्ट का इत्तला कर लेते हैं, इसके बाद हम फिर कल आएंगे। तो जब टीम ने सारे इक्विपमेंट समेट लिए, तब त्यागी कहता है कि आप लोग जब आओगे मिलते रहना साहब। तो सब कुछ रैप अप करने के बाद टीम लौट जाती है और यहाँ मैं आपको बता दूं कि ये केस गौरव के लिए बहुत जरूरी था, इसलिए वो तुरंत ही टीम के साथ देर रात फुटेजेस और ऑडियो को एनालाइज करना शुरू करते हैं। यहाँ आईपीएस टीम को जो मिला वो उनके कल्पना के परे था। दरअसल जो भी तस्वीरें उन्होंने वहां खींची थी, उन सभी में त्यागी का नामो निशान नहीं था। यही नहीं, इतनी बातचीत होने के बाद भी ऑडियो में त्यागी की कोई आवाज ही नहीं थी। जहां जहां त्यागी की आवाज होनी चाहिए थी, वहां बस कुछ स्टैटिक डिस्टर्बेंसेस ही रिकॉर्ड हुई थी। ये सब देखकर गौरव एकदम सन्न हो चुके थे। ऐसे तुरंत ही राज ने वहां के एक और कर्मचारी शर्मा को फोन लगाया और उनसे उन्हें पता चलता है कि त्यागी तो देर शाम को ही कोर्ट में आत्महत्या कर लिया था। जी हाँ, तो फिर देर रात इनके साथ कौन था? मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो और आपका थॉट सही है, क्योंकि आईपीएस की टीम के साथ उस रात त्यागी की आत्मा थी। आज तक कोई नहीं जान पाया कि त्यागी ने अचानक ऐसा कदम क्यों उठाया होगा, लेकिन एक बात श्योर है कि उस दिन त्यागी की आत्मा थी और वो भी एक सज्जन आत्मा थी। मालती नाम की औरत अपने बेटे और बेटी के साथ दिल्ली के करीब गाजियाबाद नामक शहर में रहती थी। वो हाल ही में एक सिंगल पेरेंट हो गई थी और हर हाल में अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। इसी कोशिश में उन्होंने अपने हस्बैंड से तलाक लेने के बाद ग्रेटर कैलाश के एक पॉश अपार्टमेंट को एक्वायर किया ताकि एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। काम का प्रेशर तो था ही, ऐसे में उन्हें लगा कि नई जिंदगी में नई यादें बना सकेंगी, लेकिन शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये नया बदलाव अपने साथ क्या कहानी लेकर आ रहा है। तो शुरुआत ठीक वैसे ही होती है जैसे यूजुअली हुआ करती है। एक रात मालती अपने अपार्टमेंट में कुछ ऑफिस का काम कर रही थी और अब तक रात के 11 बज चुके थे। घर में उनके बच्चे सो चुके थे, इनफैक्ट उनकी मेड डॉली भी सो चुकी थी। काम करते हुए अचानक उनकी नजर ड्राइंग रूम से आ रही धीमी सी एक रोशनी पे पड़ती है। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने फ्रिज का डोर खोला हुआ है। ऐसे में वो फ्रिज की तरफ बढ़ती है और अंधेरे में वो किसी को फ्रिज के सामने बैठा देखती है। ये परछाई किसी औरत की लग रही थी। अब इस पॉइंट में मालती के दिमाग में ये बिल्कुल भी स्ट्राइक नहीं किया कि ये कोई अननोन एंटिटी हो सकती है। उन्हें लगा कि ये शायद डॉली होंगी, इसलिए वो अपने कमरे से रूम की तरफ निकलती हैं एंड देन पूछती हैं कि डॉली क्या ये तुम हो? मालती की आवाज सुनते ही ये आकृति पीछे मुड़ती है और मालती देखती है कि ये औरत हूबहू उनकी तरह दिख रही थी। जी हाँ, यही नहीं, इस औरत के हाथ में मांस का एक बड़ा टुकड़ा था और उसके चेहरे पर खून बिखरा हुआ था। मालती को देखी एंटिटी अजीब सी मुस्कुराहट दिखाती है और फिर फ्रिज की तरफ इशारा करती है। फ्रिज के अंदर का नजारा मालती को और भी ज्यादा डरा देता है। यहाँ इंसानी मांस के टुकड़े, कटा सर और ना जाने क्या क्या रखा हुआ था, जो देख मालती चीख उठती है। लेकिन इसी के साथ मालती की नींद खुलती है और उन्हें अंदाजा होता है कि ये महज एक डरावना सपना था। अब इस पॉइंट में मालती को लगा कि शायद वो थक कर सो गई होंगी, इसीलिए वो इस एक्सपीरियंस को दरकिनार कर वापस काम में लग गई। लेकिन तभी उनके ठीक सामने से खिड़की पर किसी के जोर जोर से पीटने की आवाज होने लगी। इस आवाज ने उन्हें अचंभे में डाल दिया और मालती हड़बड़ा कर पीछे मुड़ी और आईने में उन्हें दिखाई देती है अपनी परछाई। ये परछाई मालती की होकर भी कुछ अजीब लग रही थी, मानो ऐसा लग रहा था कि वो आईने से निकल आएगी। तो इस घटना के ठीक अगले दिन मालती आईपीएस से कांटेक्ट करती हैं और राज खास करके इस कहानी से बहुत एक्साइटेड हो गए थे। अतः वो अगले ही दिन सच का पता लगाने के लिए मालती के अपार्टमेंट नंबर B602 में पहुंचते हैं। घर पर उस वक्त सिर्फ मालती और उनकी मेड थी, क्योंकि उन्होंने बच्चों को एक रात के लिए पड़ोसियों के घर भेज दिया था। राज इक्विपमेंट्स वगैरह सेटअप करते हैं और मालती को भी एक ईएमएफ मीटर पकड़ा देते हैं ताकि जायजा ले सके। उस दिन घर में कोई खिड़की दरवाजे वगैरह नहीं खुले थे, फिर भी राज को कमरे में एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस हो रही थी। ठंड राज के अंदर आते ही बढ़ने लगी, मानो उनके रोंगटे खड़े कर दे। तभी अंदर से किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी और राज मालती से पूछते हैं कि क्या ये आवाज उन्हें भी सुनाई दे रही है, लेकिन मालती कुछ भी नहीं सुन पाई थी। आगे वो दोनों मालती के कमरे में आते हैं जहां पिछली रात वाला हादसा हुआ था। यहाँ राज नोटिस करते हैं कि मिरर बेड के ठीक सामने रखा हुआ है। वो मालती को समझा रहे थे कि ऐसा करना सही नहीं माना जाता है और इसी दौरान कमरे का दरवाजा जोर से बज उठता है।
जब राज पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें वहां कोई दिखाई नहीं देता, बल्कि उनका कहना है कि धीरे धीरे कमरे में अंधेरा छाने लगा और वहां किसी की मौजूदगी महसूस हुई, लेकिन कोई दिखा नहीं। अब इस पॉइंट पे राज को मालती भी दिखना बंद हो गई थी, अतः उन्होंने एक लाइटर जलाने की कोशिश की। इस रोशनी में वो अपने सामने एक आदमी की परछाई को खड़ा देखते हैं। ये आदमी बहुत विकट तरीके से मुस्कुरा रहा था और ये राज से कहता है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राज को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और उनका सर भारी होने लग गया था, साथ ही आसपास अंधेरा बढ़ने लगा था। तभी कहीं से एक चीख सुनाई देती है जो कहती है निकल जाओ यहाँ से। इसके बाद एक छोटे बच्चे की चीख से कमरा गूंज उठता है। इस सब के बीच राज कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे और उन्हें बेहद डर लग रहा था, मगर वो कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उनके होठ सिल दिए हों। एक पल की शांति के बाद राज देखते हैं कि आसपास का इलाका बदल गया है। कमरे में खिड़की दरवाजों की जगह खुला आसमान दिख रहा है। उसे एक आवाज सुनाई दे रही थी जो कहती है कि मुझे छोड़ दीजिए माय लॉर्ड, मेरे बच्चों का जीवन मुझ पर निर्भर करता है। लेकिन इस आदमी की अर्जी ठुकरा दी जाती है। राज कहता है कि आत्माएं कभी भी ऐसे मैनिफेस्ट होती हैं कि अपना दर्द हम तक पहुंचा सके। शायद आज यही हो रहा था। काफी समय बाद राज को होश आता है और मालती उन्हें बताती है कि अब सुबह के 3:30 बज चुके हैं। राज उनसे पूछते हैं कि उन्हें क्या हुआ था, जिसपे मालती बताती है कि वो अचानक बेहोश हो गए थे। तो इस पॉइंट पे राज बताते हैं कि आज से कई साल पहले 1990s के दशक में यहाँ एक बड़ा घर हुआ करता था जिसका नंबर वही था जो मालती के घर का है, B602। उस समय ये घर एक बाप बेटे का था और बेटे की उम्र सिर्फ 6 साल की थी। कुछ गलत लोगों ने इस आदमी पे कत्ल का झूठा इल्जाम लगा दिया और बहुत कोशिश करने के बावजूद ये आदमी अपने आप को निर्दोष नहीं साबित कर पाया। यही नहीं, कुछ ही दिन बाद उस बच्चे की भी जान चली गई जिसकी लाश इस घर के ठीक सामने मिली थी। लोगों का कहना था कि किसी ट्रक ने आकर उसे धक्का दे दिया, लेकिन सच क्या है किसी को नहीं मालूम। बाद में प्रॉपर्टी कुछ बिल्डर्स को बेच दी गई और यहाँ ये अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स तैयार किया गया। अब जब ये कॉम्प्लेक्स तैयार हो रहा था तो उस समय भी यहाँ कई हादसे हुए थे, लेकिन किसी तरह इन बातों को दबा दिया गया था। उन बाप बेटे की आत्माओं को अब तक शांति नहीं मिली है और वो आज भी यहीं भटक रहे हैं। राज बताते हैं कि ये आत्मा बहुत पीड़ित है और उन्हें शांत करने के लिए उन्हें क्लिनजिंग रिचुअल्स का सहारा लेना पड़ेगा। अगले कई दिनों तक राज मालती के घर में क्लिनजिंग करवाते रहे, जिससे धीरे धीरे सब कुछ शांत हो पाया। लेकिन हाँ, एक टाइम पे इस केस ने मालती के रोंगटे जरूर खड़े कर दिए थे। उसे कांदीवली के एक गवर्नमेंट क्वार्टर में रहने की जगह दी गई जहां उसके साथ उसकी बहन भी आई। वसुधा का कॉलेज और ऑफिस अंधेरी के रास्ते में पड़ता था, अतः दोनों भाई बहन इस नए शहर में साथ साथ रहने आए। अब सरकारी कर्मचारियों का ठिकाना यहाँ कुछ अलग तरीके से बना हुआ था। एक कंपाउंड में करीब 4 बिल्डिंग्स थी और हर फ्लोर पर 3 फ्लैट बनाए गए थे। आने वाले दिन वसुधा ने फ्लैट की सफाई करते हुए गौर किया कि एक कमरे में कई जगह तेल के धब्बे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने यहाँ कई सारे दीपक जलाए हों। ये बात किस ओर इशारा कर रही थी इसका वसुधा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। तो शुरू में तो सब कुछ ठीक ही था, लेकिन फिर एक रात एक अजीब सा हादसा होता है। वसुधा अपने कमरे में कुछ काम कर रही थी जब अचानक उसे बाहर बालकनी में किसी की परछाई दिखाई दी। पहले तो उसे ये कोई भ्रम लग रहा था, लेकिन तभी अचानक ये परछाई उठ खड़ी हुई। वसुधा देखती है कि ये कोई औरत है जिसके काफी लंबे बाल हैं और वो एक नाइट गाउन पहने हुए है। ये नजारा देख वसुधा जोर से चीख उठी और उसकी आवाज सुन पासी के कमरे से दत्ता भी यहाँ आ गया। उसे बालकनी में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने किसी तरह वसुधा को शांत करके सुला दिया, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि ये तो बस शुरुआत थी। तो अगले कई दिनों तक इस जगह पे ऐसे अनेक हादसे होते रहे। कभी वसुधा को तो कभी दत्ता को ये औरत दिखी जाती थी, मानो वो उसी तेल के धब्बे वाले कमरे में छुपी रहती हो। समय के साथ हादसे बढ़ने लगे, जैसे आवाजों का सुनाई देना, किचन में बर्तनों का गिर पड़ना आदि। जब उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो उनका कहना था कि उनसे पहले इस क्वार्टर में त्रिशला नाम की एक औरत रहती थी, लेकिन फिर एक दिन वो अचानक ही गायब हो गई। इन्हीं पड़ोसियों में से किसी ने आईपीएस के बारे में दत्ता को बताया और अगले ही दिन मेघना, रिद, सिद्धार्थ और मोहन इन्वेस्टिगेशन करने यहाँ पहुंचे। ना पहले सिद्धार्थ यहाँ आकर बेस रीडिंग्स ले लेते हैं, जिससे घर में कोई डिस्टरबेंस महसूस हुई थी। ना यहाँ पहुंचकर मेघना ने कई तस्वीरें खींची जिसमें वो क्लियरली एक परछाई को कैप्चर कर पाई थी। मेघना का कहना था कि इस कमरे में कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन ज्यादा पता लगाने के लिए उन्हें आत्मा से जुड़ना पड़ेगा। सिद्धार्थ भी ईएमएफ मीटर वगैरह सेट कर चुके थे और उन्होंने जब आत्मा से पूछा कि वो एक आदमी की आत्मा है या औरत की, तब उन्हें ईएमएफ मीटर से पता चला कि इस जगह कोई औरत की आत्मा कैद है। मेघना कहती है कि ऐसा लगता है मानो यहाँ किसी ने जानबूझकर नकारात्मक शक्तियों को बुलावा दिया था, जिस वजह से ये जगह एक तरह से पॉल्यूट हो गई है।
उन्होंने ये भी कहा कि पास ही के इलाके में किसी औरत ने आत्महत्या भी की थी, जिसका जुड़ाव इस घर के नकारात्मक शक्तियों से है। ये सब सुन वसुधा बहुत डरने लग गई और बार बार पूछ रही थी कि आखिर ये आत्मा उनसे चाहती क्या है। दत्ता उसे किसी तरह शांत करता है, जबकि आईपीएस टीम अपना इन्वेस्टिगेशन जारी रखती है। मेघना आगे बताती है कि उन्हें इस जगह क्लिनजिंग वगैरह परफॉर्म करना होगा, जिससे वो इन आत्माओं से जुड़ पाए और उन्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता दिखा पाए। इस पे वसुधा पूछती है कि अगर यह आत्मा बाहर ना जाना चाहे तो। ये सुन मेघना उसे आश्वासन देती है कि वो पूरी कोशिश करेंगे। तो इस पॉइंट पे रात के 10:30 बज चुके थे और तभी अचानक सिद्धार्थ और रेड्स देखते हैं कि ईएमएफ मीटर बंद पड़ चुका है। आत्माओं से उनका कम्युनिकेशन टूट रहा था। वहीं दूसरे कमरे से दत्ता का फोन बज उठता है, जो उसने इन्वेस्टिगेशन प्रोसीजर के मुताबिक दूर रखा था। जब दत्ता फोन उठाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। जी हाँ, इस फोन के दूसरी तरफ और कोई नहीं बल्कि वसुधा थी। वसुधा कहती है कि ट्रैफिक जाम की वजह से उसे आने में देर हो गई, लेकिन दत्ता कोई जवाब नहीं देता। वो दौड़कर वापस कमरे में आता है जहां कुप अंधेरा छाया हुआ था। वसुधा की जगह उसे वही औरत दिखाई देती है जो अचानक चीख उठती है। ये चीख दत्ता को झकझोर कर रख देती है और अब तो सिद्धार्थ को भी ये आत्मा साफ साफ नजर आ रही थी। कुछ देर बाद सब कुछ अपने आप ही शांत हो जाता है और अब तक वसुधा भी घर लौट चुकी थी। मेघना उन्हें बताती है कि यहाँ किसी औरत ने कई सालों तक काला जादू किया है, जिस वजह से इस कमरे में कई जगह तेल के धब्बे वगैरह भी मौजूद हैं। आईपीएस टीम ने दत्ता और वसुधा को जल्द से जल्द ये जगह खाली करने की सलाह दी, क्योंकि यहाँ रहना किसी के सेहत के लिए सही नहीं होगा। अब यहाँ से निकलते वक्त सिद्धार्थ के साथ एक अजीब सा हादसा होता है। उन्हें बाहर सीढ़ियों पर एक बूढ़ी औरत बैठी दिखती है जो अपने हाथ में एक तस्वीर पकड़े हुई थी। ये औरत सिद्धार्थ की तरफ एक अजीब मुद्रा में देखती है। सिद्धार्थ बताते हैं कि उनकी आंखें बिल्कुल काली पड़ चुकी थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। ये औरत सिद्धार्थ से कहती है कि उसे इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। सिद्धार्थ पास आकर नोटिस करते हैं कि इस औरत के हाथ में गौरव की तस्वीर थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाते, ये औरत गायब हो गई थी। जब सिद्धार्थ ने अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में गौरव सर को बताया तो गौरव का भी यही कहना था कि आत्माओं से जुड़ने का यही मतलब होता है कि कुछ अजीब विजन्स आपको दिखाई दे सकते हैं। कभी ये विजन्स मात्र भ्रम होते हैं तो कभी आने वाले अप्रिय घटना का सूचक। अब ये आत्मा किस घटना की ओर इशारा कर रही थी ये तो हमें नहीं पता। आगे काफी कुछ बुरा हुआ और हम सब जानते हैं, तो शायद ये वही हो।